हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे थे और हमने बीसीपी कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसका ऑडिट करेंगे। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर उसका ऑडिट करेंगे। एक बार हमें बीसीपी की सारी नॉलेज हो गई, उसी के बाद हम ऑडिट कर पाएंगे, क्योंकि एक ऑडिटर बेसिकली एक लेवल का अच्छा ऑडिटर एक लेवल का स्पेशलिस्ट होता है। वो ऑडिट ही इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको उन चीज़ों का नॉलेज हो जाती है, एक रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज हो जाती है। तो अभी तक हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है, फिर उसके बाद उसको रिस्क असेसमेंट पढ़ा कि कैसे रिस्क असेस करेंगे, फिर डेटा की रिकवरी कैसे करेंगे, फिर सिस्टम की रिकवरी कैसे करेंगे, और फिर हमने कंटिंजेंसी प्लान डेवलप कैसे किया जाएगा उसके बारे में पढ़ा। अब हम ऑडिटर के रूप में खड़े हो गए हैं। अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में खड़े हो गए हैं। अब हम ऑडिट और इवैल्यूएट करेंगे बीसीपी को। यानी हमारा दो काम होगा, एक ऑडिट करना बीसीपी का और एक इवैल्यूएट करना कि बीसीपी सही है नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ वीकनेस है, ये हमारा काम होगा। तो अगर मान लिया सपोज हम कंटिन्यूटी प्लान का एक जनरल रिव्यू करेंगे तो उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, प्रायोरिटीज देखेंगे और स्ट्रेटेजीज देखेंगे। सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव स्कोप्स लॉ, उसके नीचे प्रायोरिटीज़ आएंगी और प्रायोरिटीज़ के नीचे स्ट्रेटेजीज आएंगी। यानी कि जो अगर कंट्री की लॉ कुछ कह रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसके विरोध में नहीं जा सकता। अगर इन कंट्री की लॉ ये कहेगी कि भाई आप सपोज आर्म्स स्मगलिंग नहीं कर सकते, AK-47 राइफल नहीं बेच सकते, या फिर आप हेरोइन या LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड नहीं बेच सकते, तो आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं सकते कि ये इन चीज़ों को आप बेच सकें। आप हैंड ग्रेनेड बेचने का व्यापार स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता है कि आप हैंड ग्रेनेड मैक्सिमम सेल्स ऑफ हैंड ग्रेनेड नहीं कर सकते या मैक्सिमम सेल्स ऑफ AK-47 नहीं कर सकते, या आप ये बिजनेस नहीं कर सकते कि नारकोटिक्स आप बेच रहे हैं, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड आप बेच रहे हैं, या कोक जिसे कहते हैं, LSD या कोक जिसे कहते हैं बेच रहे हैं। ऐसा आप दुकान नहीं खोल सकते हैं, ऐसी दुकान आप नहीं खोल सकते हैं। आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वो ही नहीं सकता है। तो लॉ सबसे ऊपर है। लॉ के बाद ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो टूथपेस्ट बेच रहा है, टूथब्रश बेच रहा है, वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, वो कुछ सर्विसेज बेच रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव के अंडर स्कोप होंगे कि ये चीज़ें स्कोप हैं। स्कोप के नीचे प्रायोरिटीज़ होंगी और प्रायोरिटीज़ के नीचे स्ट्रेटेजी होगी। पहले आप प्रायोरिटीज़ बनाओगे, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बनाओगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि भाई लॉ को वायलेट नहीं करेगा और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को वायलेट नहीं करेगा, बिजनेस के स्कोप को वायलेट नहीं करेगा, और फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से प्रायोरिटीज़ बनाओगे। और जब प्रायोरिटीज़ बनाओगे तो फिर उसके बाद स्ट्रेटेजीज़ बनाओगे। स्ट्रेटेजीज़ प्रायोरिटीज़ को वायलेट नहीं करनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजीज़ उसके नीचे आ जाती हैं। तो सबसे पहले कि आप प्लान प्रायोरिटीज़ बनाओगे और ये देखोगे प्लान प्रायोरिटीज़ ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशन को मीट आउट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर रही हैं कि नहीं कर रही है। लॉ को तो मीट आउट करना ही करना है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ के अनुसार एक रेगुलेटर क्रिएट हो जाता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने क्रिएट की है आपके मोबाइल के लिए, तो रेगुलेटरी वो रेगुलेटर क्रिएट किया जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट से उसे कंफर्म कर दिया जाता है। दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे कि टाइमली रिजम्पशन करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ये है कि एक टाइम शेड्यूल क्रिएट करता है। बिजनेस का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का डिस्ट्रप्शन के बाद टाइमली रिजम्पशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लान को ये इस तरीके का प्लान होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। और सर्वाइव कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपको एक्टिवेट करना है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या करता है, हर चीज़ का टाइम शेड्यूल दे देता है आपको। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्रिटिकल जो आपके इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, क्रिटिकल जो आपके सॉफ्टवेयर पीसेज हैं, उसको रिवाइव करने के लिए एक टाइमली आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है।
और टाइम टेबल कैसे बनाना पड़ता है कि उस टाइम टेबल के अनुसार आपको रिवाइव करना है और उस टाइम टेबल के अंदर करना है, तो बिजनेस सर्वाइव करेगा, बिजनेस सही रहेगा, बिजनेस को लॉस नहीं होगा, बिजनेस को शॉर्ट टर्म लॉस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म लॉस मिनिमाइज बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश की जाती है, शॉर्ट टर्म लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। तो प्लान प्रायोरिटीज़ ये बताइए, प्लान प्रायोरिटीज़ सबसे पहली चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के विरोध में नहीं होनी चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के विरोध में नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट के विरोध में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप क्या करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के को डिस्ट्रप्शन के बाद टाइमली रिज्यूम करोगे, टाइमली रिजम्पशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का एक टाइम शेड्यूल के अनुसार रिजम्पशन हो जाना चाहिए। कहीं पर टाइम शेड्यूल बोलता है कि आपको 1 सेकंड भी विद इन अ मिनट आपकी एक्टिविटीज़ रिज्यूम होनी चाहिए। कहीं पर वो बोलता है 1 सेकंड भी रिज्यूम एक्टिविटीज़ डाउन नहीं होनी चाहिए, डाउन टाइम 1 सेकंड भी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर वो कहता है कि रिजम्पशन जो है 1 दिन से ज़्यादा नहीं, 1 दिन से ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग रिजम्पशंस, अलग अलग चीज़ें अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें पावर 1 सेकंड भी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर डाउन हुई फुजिकामा डिज़ास्टर हो गया। वहाँ पर सुनामी आई, उसने सारी चीज़ें बहा ले गई, वो सारा आपका पावर 3 तरफ से पावर आ रही थी, 3-4 लाइन से पावर आ रही थी, अल्टरनेट पावर सोर्सेज थे। उसके बाद आपके बैकअप थे, आपका जेनसेट्स थे, बड़े बड़े जेनसेट्स थे, बड़े बड़े बैकअप 3-4 एक जेनसेट्स थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट बैकअप्स थे, लेकिन सब में पानी पड़ा, सब बंद हो गए और न्यूक्लियर पावर में मेल्टडाउन हो गया। न्यूक्लियर पावर के जो प्लांट है उसके कोर का मेल्टडाउन हो गया और क्या हुआ, रेडिएशन निकलने लग गया, पावर प्लांट ख़राब हो गया। अब वो कभी यूज़ नहीं किया जा सकता। वो उस साइट को किसी तरीके से अगले 100 साल तक बस बंद करे रखना है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसमें अभी यही खर्चा लगेगा कि किसी तरीके से वो साइट बंद रहे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अब प्रोड्यूस नहीं हो सकती है और वहाँ कोई आदमी जा भी नहीं सकता। अगले 50 साल भी आदमी जाएगा या 100 साल में भी जाएगा तो उसे संभल कर जाना पड़ेगा, आसानी से उस एरिया में जाना उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग टाइम शेड्यूल्स होते हैं, उन टाइम शेड्यूल्स को प्लान प्रायोरिटीज़ इंश्योर करती हैं और हमें यही 2 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम जाकर देखेंगे प्रायोरिटीज़ के रूप में प्लान प्रायोरिटीज़ मंगाएंगे, कहेंगे भाई प्लान प्रायोरिटीज़ लेकर आ जाओ। उसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट आउट करती हैं कि नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ मीट आउट करती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ मीट आउट करती हैं कि नहीं करती, हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि आपका इन सब का टाइमली रिजम्पशन, एक टाइम टेबल है कि नहीं है, और टाइम टेबल जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अनुसार, ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आप ये देखोगे कि प्लान जो प्रायोरिटी हो मैनेजमेंट ने रिव्यू की है कि नहीं की और अप्रूव की है कि नहीं की है। तो एक स्टेटमेंट बनता है, उसमें रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट लिखा होता है, तो उसमें सिग्नेचर्स होते हैं मैनेजमेंट के पर्टिकुलर लोगों के, तो वो रिव्यू कर रही हैं कि नहीं करी है, एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं करी है, अप्रूव करी हैं कि नहीं करी है, ये आप देखोगे। उसके बाद देखोगे सारे के सारे एप्लीकेशन उसकी जो डिस्ट्रप्शन की टॉलरेंस के अनुसार हैं कि नहीं है, आप ये देखोगे। आप ये देखोगे सारी की सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं कि नहीं की गई हैं। तो यानी कि आप 2 चीज़ें देखोगे प्लान प्रायोरिटीज़ में। आप ये देखोगे सारी एप्लीकेशंस को देखोगे, डिस्ट्रप्शन के लिए टॉलरेंस है कि नहीं है, और अगर डिस्ट्रप्शन के टॉलरेंस नहीं है तो फिर आप उसी के अनुसार स्टेप्स लोगे, और क्रिटिकल एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई हैं कि नहीं है। तो आप एज एन ऑडिटर जाओगे, आप ये चीज़ें देखोगे, आप जाते ही इस डॉक्यूमेंटेशन मंगाओगे, आप कहोगे जी प्लान प्रायोरिटीज़ दो, प्लान प्रायोरिटीज़ को देखोगे। उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्टिव्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट के विरोध में तो नहीं जा रही है। दूसरा आप ये देखोगे टाइम शेड्यूल्स है कि नहीं है रिकवरी, और वो जो होना चाहिए वो टाइम रिकवरी टाइम शेड्यूल ऑप्टिमम है कि नहीं है। आपने टाइम शेड्यूल बना रखा है, बहुत रिलैक्स टाइम शेड्यूल बना रखा है, तो आप उसे क्वालिफाई करोगे, कहोगे कि यार ये क्या कर रखा है, मजाक बना रखी है, इतने टाइम पर रिजम्पशन होगा, ये नहीं चलेगा। आप उसमें ओपिनियन दे जाओगे। उसके बाद देखोगे प्लान प्रायोरिटीज़ मैनेजमेंट में रिव्यू और एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। मालूम पड़ा उसमें अप्रूवल ही नहीं है, कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैनेजमेंट बोला इसमें तो हमारा अप्रूवल ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्लान फॉर द सेक ऑफ प्लान बनता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बन गया और उसमें क्या है डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं,
ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आप ये देखोगे डिस्ट्रप्शंस के लिए टॉलरेंस है कि नहीं है हर एप्लीकेशन के लिए। अगर एप्लीकेशन में डिस्ट्रप्शन के लिए टॉलरेंस है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर आप देखोगे कि क्या किया गया है, और सारी की सारी क्रिटिकल एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो ये बेसिकली प्लान प्रायोरिटीज़ है। तो अब इसके बाद प्लान प्रायोरिटीज़ के बाद स्ट्रेटजीज़ देखोगे। स्ट्रेटजीज़ में आप क्या देखोगे कि स्ट्रेटजीज़ जो है प्लान प्रायोरिटीज़ के इनलाइन होनी चाहिए। हमने प्रायोरिटीज़ जो बनाई, प्रायोरिटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? प्रायोरिटीज़ इसलिए बनाई जाती हैं कि हर मैनेजमेंट एक प्रायोरिटी क्रिएट कर देता है। हर मैनेजमेंट बिजी होता है, वो कहता है डिस्ट्रप्शन जब होगा तब होगा, और वो इस केस में क्या है कि एक मीटिंग बैठती है तो वो फटाफट आपको प्रायोरिटीज़ दे देता है, ये प्रायोरिटीज़ हैं भाई। अब आप स्ट्रेटजीज़ बना लो। तो उस प्रायोरिटी मैनेजमेंट का एक तरीके से वो डिक्टेट हो गया। मैनेजमेंट ने उसे, मैनेजमेंट के उसके अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड करके सिग्नेचर्स भी हैं आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट ने एक चीज़ दे दी आपको। उसके बाद स्ट्रेटजी बनी, उसने कहा स्ट्रेटजी आप अपने अनुसार बनाते रहो। स्ट्रेटजी जो है प्रायोरिटीज़ के इनलाइन होनी चाहिए। इसीलिए फिर आप देखोगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो हमने बोला था एक प्लान होता है, प्लान के कई कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट मिलके एक प्लान बनता है। तो वो वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। हमने कंपोनेंट बोला था सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है, तो वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो सही है कि नहीं सही है, उसमें सही तरीके से वो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि भाई प्लान तो आपने बना दिया लेकिन रिसोर्सेज एलोकेटेड नहीं है, तो बजट कहाँ है, आप बजट मंगाओगे। कहोगे कि प्लान के लिए बजट कहाँ है, एडुकेट है कि नहीं है, मतलब पैसा टाइम विद इन टाइम फ्रेम अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जितना प्लान में अलाउड है। फिर आप स्ट्रेटेजीज इवेल्युएट करोगे ताकि उनकी एडुकेसी दे सको। तो आप क्या करोगे कि कोई ऑफ साइट फैसिलिटी है तो उसको वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है रिकवरी की, ये आप देखोगे। तो अगर मान लिया ऑफ साइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके इन्वायरमेंट के अनुसार उसकी रिकवरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वहाँ की सिक्योरिटी रिव्यू करोगे, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स रिव्यू करोगे। आप देखोगे उसके अलावा आप स्ट्रेटजीज में देखोगे हॉट साइट रखनी है, वार्म साइट रखनी है, कोल्ड साइट रखनी है। कोल्ड साइट रखनी है तो कोल्ड साइट है उसका वो कंफर्म कर लोगे, लेकिन अगर वार्म साइट रखनी है या पर्टिकुलरली हॉट साइट रखनी पड़ी है तो हॉट साइट में सारा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो आप देखोगे हॉट साइट है तो हॉट साइट की पूरी डेफिनेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमें हॉट साइट चाहिए, मतलब अगर मान लिया सपोज यहाँ डिजास्टर हो गया तो हॉट साइट अवेलेबल होनी चाहिए, बैंक है पर्टिकुलर वहाँ हॉट साइट होनी चाहिए। तो वहाँ हॉट साइट के सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। कहीं मालूम पड़ा हॉट साइट अगर मान लिया सपोज अपग्रेड नहीं की, कुछ समय में वो ऑटोमेटिकली वार्म साइट में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ समय बाद वो मे बी कोल्ड साइट में तो उतना कन्वर्ट नहीं होगी लेकिन उसके करीब कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हॉट साइट में इक्विपमेंट होंगे, रेडी टू वर्क होती है हॉट साइट, उसमें रिसोर्सेज भेजना होता है, वो काम स्टार्ट हो जाता है हॉट साइट में। हॉट साइट होती ही इसलिए कि आप को एक मिनट भी या एक दिन भी या आधे दिन भी आप डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप वो क्रिटिकल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। क्रिटिकल प्रोसेसेस इंस्टेंटली हॉट साइट में मूव कर जाती हैं। तो अगर हॉट साइट है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हॉट साइट में सारे इक्विपमेंट है कि नहीं है, करेक्ट वर्जन है कि नहीं है सिस्टम के, सॉफ्टवेयर के कॉम्पेटेबल वर्जन हैं कि नहीं है। मालूम पड़ा हॉट साइट तो बनाई लेकिन 5 साल तक आप सोते रह गए तो क्या होगा, धीरे धीरे 5 साल में कंप्यूटर्स जो हैं अपडेटेड नहीं हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर मालूम पड़ा पुराने हो जाएंगे। जिस समय डिज़ास्टर स्ट्रक किया तो आपने देखा हॉट साइट तो यार वार्म साइट में कन्वर्ट हो गई, सारा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ा, इक्विपमेंट चेंज करना पड़ा है और उसे डिले हो जाएगा। तो हॉट साइट है तो आपको देखना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा हॉट साइट है, वार्म साइट है, कोल्ड साइट है, कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा फिर उसी के हिसाब से आप ऑडिट करोगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ सप्लायर्स मंगाओगे। आप कहोगे कि जी डिज़ास्टर के टाइम की लिस्ट ऑफ सप्लायर्स कौन है, डिज़ास्टर DRP या BCP स्पेसिफिक वेंडर्स कौन से हैं। अगर मान लिया डिज़ास्टर हो गया तो वो लिस्ट ऑफ सप्लायर्स वगैरह मंगाओगे और उनकी कंप्लीटनेस और अप्रोप्रिएटनेस इंश्योर करोगे।
कि ये कंप्लीट है, इंश्योर होगा। उसके बाद आप ये देखोगे, प्लान को देखोगे कि किस तरीके से मूवमेंट जो है, रिकवरी साइड को मूवमेंट अफेक्टेड होगा। अगर मान लीजिए सपोज आपका आप अगर डिज़ास्टर प्लान ये बोलता है कि एचओ है, हेडक्वार्टर्स है, अगर वहाँ पर कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक कर गया तो आप दूसरी साइट पर काम करने लगोगे, अगले 25 दिन या 30 दिन काम करने लगोगे। तो आप ये देखोगे मूवमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मूवमेंट है कि नहीं है। ये मूवमेंट करने के लिए लॉजिस्टिक्स आदमी जो प्लान बोल रहा है उसको वो ले जाने के लिए आपके पास उस पीरियड में ले जाने के लिए, उस पीरियड में ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए आपके पास प्लान है कि नहीं है, इफेक्टिव प्लान है कि नहीं है। उसके बाद आप टेलीकम्युनिकेशन बैकअप की एडिकेसी देखोगे, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की बैकअप की एडिकेसी देखोगे। आपके पास लीज लाइन एक है, अल्टरनेट लाइन है कि नहीं है। अगर मान लिया डिज़ास्टर स्ट्रक हो जाता है तो आपके पास मतलब वायरलेस लाइंस हैं कि नहीं है। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार देखोगे एडिकेसी है कि नहीं है टेलीकम्युनिकेशन बैकअप लाइंस की। तो अगर मान लीजिए सपोज एक कॉल सेंटर है, उसमें डिस्ट्रप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रप्शन हो गया तो बिजनेस चला गया। वहाँ 1 मिनट डिस्ट्रप्शन हो गया या 15 मिनट डिस्ट्रप्शन हो गया, कॉल्स मिलना बंद हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो हैं, कम्युनिकेशन ताकि रहे, एडिक्वेट हैं कि नहीं है। उसके बाद आप बैकअप एग्रीमेंट्स देखोगे, वो हैं कि नहीं है, रिटर्न बैकअप एग्रीमेंट्स हैं कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि नहीं है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मंगा लोगे, भैया कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो आप देखोगे सारी फैसिलिटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेंडर, सप्लायर, डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है कि नहीं है। आप पर्टिकुलरली आप बोलोगे एक ड्राइव में एक जगह रख दो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि हमें ये अवेलेबल हो। फिर आप वेरीफाई करोगे सारे एग्रीमेंट इनफोर्स हैं कि नहीं है, कंपनी नीड्स के लिए एडिक्वेट हैं कि नहीं है। उसके बाद आप मेथड्स और फ्रीक्वेंसी देखोगे, डेटा बैकअप की क्या मेथड्स हैं, क्या फ्रीक्वेंसी हैं, और डिटरमाइन करोगे उसके अप्रोप्रिएटनेस के बारे में। उसके बाद ऑफ साइट डेटा स्टोरेज की एडिक्वेसी देखोगे। ऑफ साइट डेटा स्टोरेज के लिए आपने डेटा स्टोरेज फैसिलिटी तो क्रिएट करती है, लेकिन वहाँ एडिक्वेटली डेटा स्टोर नहीं होता। अगर बैंक है, सपोज एक बैंक है और उसके वो एक दिन में 1 लाख ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसमें, और मालूम पड़ा उसके पास महीने में 10,000 ट्रांजेक्शन। वैसे ये तो एग्जेजरेट कर दिया मैंने, 10,000 ट्रांजेक्शन तो बहुत कम होता है, लेकिन उतनी फैसिलिटी तो होगी ही होगी। लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये बोलते हैं कि उसके पास फैसिलिटी नहीं है, उतना बैकअप स्पेस ही नहीं है। तो आपको वो बैकअप स्पेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि बैकअप स्पेस बराबर है कि नहीं है, बैकअप है कि नहीं है, और फिर बैकअप स्पेस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके बाद ऑफ साइट डेटा स्टोरेज की एडिक्वेसी जब आप देख लोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्टोरेज है कि नहीं है, और उसके बाद आप देखोगे एडिक्वेट डेटा स्टोरेज बैकअप है कि नहीं है, वो कैपेसिटी है कि नहीं है। और अगर मान लिया सपोज आपने हॉट साइट के बारे में अभी बात किया था, हमने हॉट साइट या कोल्ड साइट के बारे में हमने बात किया था, तो आपने आउटसोर्स कर दिया, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंटेन कैसे करेगा, कब किस फ्रीक्वेंसी में मेंटेन करेगा, ये सारी चीज़ें देखना आपको ज़रूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। मालूम पड़ा डिज़ास्टर स्ट्रक हुआ तो वो साइट मेंटेन्ड ही नहीं है, कौन इंस्पेक्शन करेगा? कंपनी का एक बंदा इंस्पेक्शन करेगा रेगुलरली, या एक साइन ऑफ होगा, या क्या चीज़ होगा? ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और इंश्योर करनी पड़ेगी। इसके बाद ऑफ साइट फैसिलिटी की सिक्योरिटी भी आप देखोगे, लॉजिकल, फिजिकल और एनवायरमेंटल कंट्रोल सब देखोगे। लॉजिकल सिक्योरिटी देखोगे, फिजिकल सिक्योरिटी देखोगे, एनवायरमेंट कंट्रोल्स देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे। उसके बाद ये देखोगे कि भाई जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉजिकल सिक्योरिटी जो होनी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी उस लेवल तक है कि नहीं जितने रिस्क असेसमेंट फेज में आपने रिस्क असेस किया। तो रिस्क असेस जो किया रिस्क असेसमेंट फेज में, उतनी सिक्योरिटी देता है कि नहीं है। और आइडियली तो ऐसा होना चाहिए जो प्राइमरी फैसिलिटी में जो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है वही कंट्रोल, जो कंट्रोल्स प्रोवाइडेड है वही कंट्रोल्स आपकी बैकअप फैसिलिटी में होनी चाहिए। वैसे कई बार कॉस्ट कंसिडरेशन आ जाता है, उतने नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, अगर कंपनी जो है जैसे बैंकिंग कंपनी है,
उसमें ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये देखोगे कि ऑफ साइट स्टोरेज फैसिलिटी में डेटा फाइल्स हैं कि नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं कि नहीं है, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं कि नहीं है, और ऑपरेशन मैनुअल्स हैं कि नहीं है, फॉर्म, स्टेशनरी, सप्लाईज, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की कॉपी है कि नहीं है। तो आप इन्वेंट्री रिव्यू देखोगे ऑफ साइट फैसिलिटी का टोटल। तो यानी कि एज एन ऑडिटर ऑफ साइट फैसिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ऑफ साइट फैसिलिटी में आप सारी चीज़ देखोगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। अगर वो प्राइमरी फैसिलिटी के पार उसकी नहीं है, की चीज़ ये है कि प्राइमरी फैसिलिटी के पार उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्वेश्चन करने लगोगे कि ये कैपेबिलिटी क्यों नहीं है। और वो जस्टिफाई होना चाहिए, वो ये जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये इस वजह से नहीं है। वहाँ पर देखिए, आप ऐसा ऑफ साइट में चले जाओगे, ऑफ साइट फैसिलिटी में क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट होंगे, क्रिटिकल इक्विपमेंट होंगे केवल। तो सबसे पहले तो आप कहोगे कि बाकी इक्विपमेंट क्यों नहीं है, यही क्रिटिकल क्यों है। तो आपको बंदा बताएगा सर ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि रिस्क असेसमेंट किया गया है, उसके अनुसार हमने क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एक लिस्ट बनाई है, और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की लिस्ट ये है जो रिस्क असेसमेंट के टाइम पर हमने बनाई है। उस डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास पूरा है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे कि क्रिटिकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो एडुकेटिव है कि नहीं, क्रिटिकलिटी के डिसीजन एडुकेट है कि नहीं है। कहीं और चीज़ है वो जो क्रिटिकल हो और जो यहाँ पर नहीं हो, तो आप सजेशन दे दोगे। एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि ये क्रिटिकलिटी है, तो फिर आप देखोगे वो उस वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का सपोर्ट, उस साइट में उतना सपोर्ट फंक्शन है कि नहीं है जितना प्राइमरी साइट में होता है। प्राइमरी साइट के बराबर का सपोर्ट उस फैसिलिटी को मिलना चाहिए, प्राइमरी साइट के बराबर का इक्विपमेंट होना चाहिए, प्राइमरी साइट की तरह अपग्रेडेड वर्जन्स वहाँ पर होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप क्वेश्चन करने लगोगे कि ये क्यों नहीं है। फिर वो आपको आंसर देगा कि ये इसलिए नहीं है कि रिस्क असेसमेंट में ये डिटरमाइन हुआ था और इतनी कॉस्ट हम स्पेयर नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे ठीक है, ओके, एक रीजनेबल लेवल तक है कि नहीं है, आप अपना जजमेंट करोगे, डिसाइड करोगे और उसके बाद अपनी ओपिनियन दे दोगे। तो ये थे जो प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटीज़ के बाद आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसके बाद क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क देखोगे, का ऑडिट करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क का ऑडिट करने के लिए आप ये देखोगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है डॉक्यूमेंट में, जो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन जो की गई है वो प्रायोरिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ के अनुसार है कि नहीं है। मतलब जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट ने प्रायोरिटीज़ बना रखी हैं, उसके बाद जो स्ट्रेटजीज़ बनी है उसके अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है कि नहीं की गई है पेपर में। और पेपर में देखने के बाद एक्चुअल सिचुएशन आप देखोगे। एक्चुअल सिचुएशन के लिए आपको ड्रिल कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में आप देखोगे जो आईएएस डेजिग्नेटेड पर्सनल हैं और दूसरे स्टाफ है वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं डिज़ास्टर के लिए। तो उसके लिए क्या है, आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स का रिव्यू करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग हुई है कि नहीं है, और ड्रिल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या होता है कि कोई ट्रेड टावर्स होते हैं जैसे आजकल, तो गुड़गांव या दिल्ली में, तो उसमें क्या है कि उन ट्रेड टावर्स में क्या किया जाता है कि लोग कई ऑफिसेज होते हैं, तो फैसिलिटी क्या होती है, रेगुलर फायर ड्रिल्स कराती है और लोग उस फायर ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि आईएएस पर्सनल या दूसरे स्टाफ इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं डिज़ास्टर में। उसके बाद आप ये देखोगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स में स्टाफ का क्या पार्टिसिपेशन है। भाई स्टाफ है तो वो भी जब इमरजेंसी प्रोसीजर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की असाइनमेंट हो रही है तो स्टाफ का पार्टिसिपेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कई ऐसे सजेशन सामने आते हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि एक्चुअल डिज़ास्टर के टाइम पर हमें पता चलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लान
जो है आपने जो प्लान बनाया वो कंपोनेंट में डिवाइड होगा और वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होगा। यानी कंपोनेंट होगा और कंपोनेंट में क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही होगी, वहाँ पर एम्बिग्विटी नहीं होगी, द्विआर्थिक नहीं होगा। आपको समझ ऐसा नहीं होगा कि डबल दो तरीके से इंटरप्रेट कर सको उसे। उसके बाद आप मैनेजमेंट को बुलाओगे और बोलोगे ये प्लान जो आपने बनाया, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो आप दे रहे हो लोगों बंदों को, वो तो ठीक है, ठीक बनाया, आपने ड्रिल करा के भी देखा, मतलब ड्रिल भी करा सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ और इंश्योर करोगे, आप वो बोलोगे कि प्लान की कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं हुई है। करंट कॉपी ऑफ प्लान डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ओल्ड कॉपी से मतलब नहीं है। आप जो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो मंगा लोगे, आप कहोगे जी करंट कॉपी है कि पुरानी कॉपी है। करंट कॉपी है तो वो आप उसकी ओरिजिनल कॉपी बना के देखोगे कि ये करंट कॉपी है कि ओल्ड कॉपी है। फिर आप क्या करोगे कि वेंडर्स, एम्प्लॉयज़, इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखोगे और ये देखोगे ये करंट है कि नहीं है। उसके बाद जितने भी की इंडिविजुअल हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक फायर प्लान है, अगर मान लिया सपोज उसमें फायर एग्जिट होना है और हर बिल्डिंग के हर फ्लोर में 2 आदमी खड़े होने हैं, तो वहाँ पर आप उन 2 आदमी को बुलाओगे, कहोगे उनसे इंटरव्यू करोगे और उस मैनेजमेंट टीम से इंटरव्यू करोगे, वहाँ पर लोगों से जो रिकवरी टीम है उससे इंटरव्यू करोगे और उनसे कहोगे कि भाई जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई वो अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लेकर बैठ जाओगे और फिर पूछोगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और इंटरव्यू में फीडबैक आएगा, फीडबैक में आपको बहुत सी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो आप क्या है कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनमें से एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को बुला लोगे, और कई बार क्या होगा कि आप उससे बाहर भी बंदों को बुला लोगे, पर्टिकुलर टेस्टेड बेसिस पर बुलाकर और उन्हें चेक कर लोगे। तो आप ये देखोगे कि किसी भी एक व्यक्ति पर कोई एक्सेस डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्लान का मेंटेनेंस, प्लान को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो आप ये देखोगे कि प्लान मेंटेनेंस के लिए आपको प्लान अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी, पर्टिकुलर आईटी के एरिया में आजकल आईटी हर जगह होता है, 3-4 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है आईटी में। तो आप देखोगे प्लान को आप अपडेट कर रहे हो तो अपडेटेड प्लान है कि नहीं है, कितने समय पहले प्लान अपडेट हुआ है, और मैकेनिज्म क्या है प्लान को अपडेट करने का, हर कितने दिन में प्लान अपडेट होता है और किस तरीके से होता है। मैनेजमेंट बैठता है और 1-2 आदमी बैठते हैं और प्लान को अपडेट कर देते हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन होता है कि नहीं होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर रिव्यू करेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी टेस्ट के रिजल्ट्स को रिव्यू करेगा और वो देखेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर चेक करेगा कि टेस्ट रिजल्ट एंटिसिपेटेड लाइंस में है कि नहीं है। अगर एंटिसिपेटेड लाइंस में नहीं है तो डिस्क्रिपेंसीज क्या है एक्सपेक्टेड और आउटकम्स में, मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटकम है और जो एक्चुअल आउटकम है उसके बीच में क्या डिस्क्रिपेंसी है, ये देखेगा। तो इससे क्या होगा, प्लान की शॉर्टकमिंग पता चल जाएगी। शॉर्टकमिंग पता चल जाएगी तो प्लान का रेक्टिफिकेशन होगा, और प्लान का रेक्टिफिकेशन होगा तो रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लान का मतलब क्या है, प्लान को आप मेंटेन कर रहे हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लान का मतलब ये प्लान को आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब गलती निकाल रहे हो प्लान की, आप प्लान को मेंटेन कर रहे हो, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो, इसका मतलब प्लान को मेंटेन कर रहे हो, उसको अपडेट कर रहे हो। और प्लान मेंटेनेंस में क्या है, अपडेट करना है उस प्लान को। प्लान को कैसे मेंटेन करोगे, अपडेट करके मेंटेन करोगे, उसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। केवल प्लान को मेंटेन करने का मतलब प्लान अपडेटेड होना चाहिए और सही होना चाहिए, करंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार होना चाहिए, करंट लॉ के अनुसार अपडेटेड होना चाहिए, मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ के अनुसार अपडेटेड होना चाहिए, और जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसमें। तो उसका मैकेनिज्म देखोगे कि सूटेबल मैकेनिज्म है कि नहीं ये प्लान को अपडेट करने का। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि बिजनेस कंटिन्यूटी टेस्ट के क्या रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड लाइन में नहीं है, अगर डिस्क्रिपेंसी आ रही है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम में, तो आप शॉर्ट कमिंग्स निकालोगे प्लान की। शॉर्ट कमिंग्स निकालने के बाद उसको रेक्टिफाई करोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लान का मतलब क्या है, प्लान को आप अपडेट कर रहे हो, एक सॉर्ट ऑफ प्लान मेंटेनेंस हो गया ये। उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, इंश्योरेंस की कवरेज देखोगे। आप देखोगे इंश्योरेंस कवरेज एडुकेट है कि नहीं है, और इंश्योरेंस कवरेज उतनी होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ रिकवरी निकल जाए। भाई प्रीमियम तो आप पे कर ही रहे हो,
तो आप कॉस्ट तो इनकर कर ही रहे हो। तो आइडियल कंडीशन में एक्चुअल रिकवरी, जो कॉस्ट डिज़ास्टर हुआ वो डिज़ास्टर की कॉस्ट निकल जानी चाहिए। अगर डिज़ास्टर की कॉस्ट निकल जाएगी तो, अगर डिज़ास्टर में क्या होता है, आदमी को नुकसान होता है या फैसिलिटी को नुकसान होता है या इज़्ज़त को नुकसान होता है। इज़्ज़त को नुकसान और आदमी को नुकसान तो हटा दो, गुडविल हटा दो, ह्यूमन लॉस को हटा दो, जो डैमेज हुई उसकी कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। ह्यूमन तो दो चीज़ हो सकता है, आदमी मर गया, इनकैपेसिटेट हो गया, या उसको चोट हो गई और वो ठीक हो जाएगा। चोट हो गई, ठीक हो जाएगा तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, तो बंदा धीरे धीरे उसको वो अगर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा या ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह में जाएगा तो फिर वो उस ट्रॉमा से निकल जाता है जनरली। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में जो है जनरली उसको एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है। अगर मान लीजिए सपोज अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी डिज़ास्टर होने वाला है और उसने रिकवरी में हेल्प की है तो उसे पॉजिटिव वे में देखा जाता है, तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर उसको इनकैपेसिटेट हो गया तो फिर वो तो नेगेटिव है, मर गया वो तो नेगेटिव है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उसको एक पर्टिकुलर कॉस्ट दे सकते हैं, एक कंपेंसेशन दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल का नुकसान हुआ तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए इक्विपमेंट फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम आई उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो कंप्लीटली रिप्लेसेबल कॉस्ट है। तो आपका जो इक्विपमेंट का लॉस हुआ है और फैसिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको रिप्लेस करने लायक इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो उसमें भी दो चीज़ें हैं, उसमें ऐसा है क्या कहते हैं, जो आप इंश्योरेंस करोगे उसमें एक तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है और लॉस ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम होता है। तो प्रॉपर्टी का लॉस भी रिकवर करना चाहिए, रेवेन्यू स्ट्रीम का भी लॉस रिकवर करना चाहिए। यानी कि जो इनकम, अगर मान लीजिए सपोज 4 दिन आपका बिजनेस ठप रहा तो 4 दिन की तो आपकी इनकम लॉस हो गई, वो 4 दिन का लॉस भी तो रिकवर करना चाहिए, प्रॉपर्टी का लॉस भी तो रिकवर करना चाहिए। तो रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है, ऑडिट ऑफ बीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए सपोज एक नॉर्मल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या पर्टिकुलरली अगर कंपनी के अंदर जाता है तो उसे बीसीपी का ऑडिट करना चाहिए। बीसीपी का ऑडिट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, वो ये बोलता है कि आप ये गोइंग कंसर्न कैपेबिलिटी है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, आप ये वेरीफाई करो। तो अगर मान लीजिए सपोज लॉ नहीं भी है तो ऑडिटर को ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी जो है गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी डिजास्टर के उसमें। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि बिजनेस कंटिन्यूस रहेगा फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर डिजास्टर स्ट्राइक हो जाए तो बिजनेस की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, गोइंग कंसर्न प्रोमाइसेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसे ये देखना पड़ेगा, अगर लॉ नहीं है तो भी आपको उसको ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है कि नहीं है, क्योंकि तभी ट्रू और फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का होगा। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंटरनल ऑडिटर है, उनको ट्रू और फेयर व्यू देना होता है। तो गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, उसका ट्रू और फेयर व्यू तभी होगा जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न रहेगा। थैंक्स।